तो आज इस चैनल पे हम आप सबके लेकर लाए हैं ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 21। इसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन मतलब सारा कुछ करने वाले हैं, डिटेल बताने वाले हैं क्वेश्चन में और सेट लगाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो पसंद आएगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को हेरक्लीज नाम से उल्लेखित किया था। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने कृष्ण भगवान को हेरक्लीज नाम से मतलब संबोधित किया था, बोले थे। और भगवत धर्म में मतलब भगवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था, और यह इस धर्म के संस्थापक वासुदेव श्री कृष्ण थे। वासुदेव श्री कृष्ण थे और मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेरक्लीज के नाम से मतलब पहली बार उल्लेख किया था। उसके बाद फिर इसकी बता दें कि इसमें और भी मतलब वो क्या बोलते हैं, विष्णु के 10 अवतारों के उल्लेख मत्स्य पुराण में ही मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे आप इतना क्वेश्चन में मतलब इसमें इतना सारा कुछ आप याद रखिएगा। इसमें से इतना क्वेश्चन मतलब पूछने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की जानकारी किस अभिलेख पर मिलती है। तो यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, महास्थान अभिलेख में मिलता है, जो कि महास्थान अभिलेख में देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के मतलब चलाए थे। गुप्त शासक कौन था जो चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 4 नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कल्हन वर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष किस वंश से संबंधित है। तो हर्ष है जो लोहार वंश से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बी। हर्ष लोहार वंश से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप याद रखिएगा इतना इस क्वेश्चन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं चोल काल। यहाँ पे आप देख पाएंगे चोल काल में बेली क्या था। चोल काल में बेली क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि। पहले जो भूमि को माप किया जाता था, भूमि की माप की इकाई था, जो कि पहले चोल काल में बेली के नाम से ही मापा जाता था, जो कि अभी स्क्वायर फीट और वर्ग मीटर ऐसे कर नाप भी होता है। जो पहले क्या था, पहले भूमि माप की इकाई बेली था। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, बलबन द्वारा सिजदा तथा पावोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था। नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था इसका। तो इसका मतलब किया था कौन, यहाँ पे कौन किया था, मतलब बलबन द्वारा सिजदा तो पावोस का नियम लागू करने का प्रयोजन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए मतलब यह सिजदा या पावोस लागू किया था। उसके साथ भी यहाँ पे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है। वर्तमान समय में पहले विजयनगर था, वर्तमान समय में विजयनगर का नाम क्या है। तो विजयनगर का नाम वर्तमान में हस्तिनावती है। हस्तिनावती क्या है वर्तमान में, हस्तिनावती, जो कि आप याद रख लीजिएगा इसका हस्तिनावती होगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर द्वारा घोषित महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था। अकबर द्वारा घोषित महजर का प्रारूप तैयार किसने किया था। तो अकबर द्वारा घोषित महजर का प्रारूप तैयार किया था यहाँ पे शेख मुबारक। यहाँ पे आप याद रखिएगा शेख मुबारक। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर, शेख मुबारक याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं बिहान 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बेदरा का युद्ध। 10 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर क्या कह रहा है, बेदरा का युद्ध इनमें से किनके
बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर डी मतलब इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसे टिक कर लीजिएगा। उसके बाद इसका मतलब 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 10 नंबर क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि द ट्रिब्यून के.एम. पानिकर, इसका ये गलत हो जाएगा। द ट्रिब्यून के.एम. पानिकर ये सही नहीं है। तो आंसर मतलब इसका ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा सही, क्योंकि ये सारा कुछ सही है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। या हिंदू पैट्रियाट ग्रीस सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है? ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद अल बिलाग, इसका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद हिंदू पैट्रियाट का हो जाएगा गिरीश चंद्र घोष। उसके बाद सोम प्रकाश का हो जाएगा ईश्वर चंद्र। और द ट्रिब्यून के संपादक दयाल सिंह, इसका हो जाएगा, सॉरी इसका लिख देते हैं, आप याद रख लीजिएगा। इसका हो जाएगा दयाल, इसका हो जाएगा दयाल सिंह मजीठिया। इसका हो जाएगा दयाल सिंह मजीठिया। इसका दयाल सिंह मजीठिया हो जाएगा, जो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दयाल सिंह मजीठिया। उसके साथ ही यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? क्या कह रहा है? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं और ध्यान से पढ़ते चलिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? किस वायसराय के पारित हुआ था? तो चलते हैं ऊपर, ऑप्शन में दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए। पहले लॉर्ड इरविन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिनलिथगो और क्या कह रहा है यहाँ पे? द लैंड लॉस। तो उसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? लॉर्ड लिनलिथगो। इसका आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि क्या होता है? हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम एक सामाजिक सुधारक अधिनियम था, जो कि 1937 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के समय पारित हुआ था। याद रख लीजिएगा। इतना तरह से महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था 1937 में। उसके समय ही मतलब पारित किया गया था, जो कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। जो इसका लॉर्ड लिनलिथगो होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधन किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी के द्वारा। मतलब यहाँ पे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का मतलब दिया गया था, यह संबोधन किया गया था सर्वप्रथम मतलब महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे याद रख लीजिएगा इसको। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि 13 नंबर कांग्रेस के किस अधिवेशन में कादबिंग गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन संबोधित किया था? तो इसका 13 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो 1990 कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पे आप पहला में ही ए में ही देखने को मिल जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बाकी ये सारा कुछ नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। तो आप इसका टिक लगा लीजिए ए। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि 14 नंबर क्या कह रहा है? यहाँ पे आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा है? निम्नलिखित किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा था? राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के विपक्ष में संपन्न है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे डॉक्टर फैजुल किचलू। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू।
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक द्वारा विभाजन प्रस्तावित की को स्वीकार मिलने के पश्चात कहा था, मतलब कहा था कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। और उसके साथ ही यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, बिहार विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया था और कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व में उसके आंदोलन को भेड़ियों की आगे फेंक दिया, इस तरह से बोले थे। तो यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा, इतना याद रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे तो यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सिंह सभा क्या कह रहा है? सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो सिंह सभा का आप बता दें कि यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जो कि 1870 में इसका आंसर सही हो जाएगा, जो कि आप टिक कर लीजिएगा। और इसके बाद साथ ही इसको मतलब ये क्या हुआ था 1870 में मतलब अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यह सिख धर्म, यह मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्या सिख धर्म, इसका सिख धर्म का मतलब वो हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, सिख धर्म का सिख धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। समझ रहे हैं आप मतलब मेरा बात। और उसके साथ ही सिंह सभा द्वारा अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना भी इसी साल करवाया गया था, जो कि ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी इसका लगा लीजिएगा, ठीक। उसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका नेक्स्ट में, यहाँ पे निम्नलिखित में से 16 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती? कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, त्रिपुरा है जो मतलब 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, जो कि एक देख सकते हैं एक मतलब पूर्वोत्तर भारत की एक राज्य है, जिसको 7 सिस्टर का एक हिस्सा है, इसको बोल सकते हैं। तो त्रिपुरा राज्य मतलब वो 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है। त्रिपुरा केवल एक देश के साथ सीमा बनाती है, ये त्रिपुरा केवल एक देश के साथ सीमा बनाती है, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। 3 तरह से सीमा से बनाता है, जबकि पश्चिम बंगाल 3 देश से, जबकि पश्चिम बंगाल है जो 3 देश से सीमा बनाती है। बांग्लादेश लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप सुनिए और यहाँ पे करते जाइए, आप टाइम टू टाइम सारा कुछ करते जाइए। तो ये पश्चिम बंगाल में मतलब क्या होता है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश लगाता है, पहला बांग्लादेश, दूसरा हो गया इसका दूसरा हो गया भूटान और तीसरा हो गया नेपाल 3 देश के साथ पश्चिम बंगाल सीमा लगाता है, जो कि आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ, ये एक देश के साथ, ये 3 देश के साथ। उसके साथ ही यहाँ पे चलते हैं आगे, यहाँ पे ये सिक्किम है जो मतलब सिक्किम एक देश के साथ सीमा लगाता है, सिक्किम मतलब 3 देश के साथ सीमा लगाता है। सिक्किम 3 देश के साथ सीमा लगाता है, जो कि कौन कौन है जो बताते हैं। पहला हो गया सिक्किम के साथ चीन, पहला चीन के साथ लगाता है। दूसरा हो गया इसका भूटान, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल के साथ सीमा लगाता है, जो कि आप याद रख लीजिएगा अच्छा से। उसके साथ ही यहाँ पे आप देख पाएंगे सारा कुछ। और अरुणाचल प्रदेश भी है जो सीमा देश चीन, भूटान और म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान, म्यांमार के साथ लगाती है, जो कि सारा देश मतलब ये त्रिपुरा एक देश के साथ साझा करता है, जो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसका अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिखाते हैं हम आपको। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ शिवालिक को निचले भाग को मतलब
तराई के क्षेत्र कहते हैं, जो कि नीचे के साइड में वो पड़ जाता है, जो कि बिहार के पास में भी तराई के क्षेत्र पड़ते हैं सारा, जो कि नीचे हिमालय के नीचे जो भी क्षेत्र पड़ते हैं वो उसको तराई के क्षेत्र भी कहते हैं, तराई कहते हैं। और उसके साथ यहाँ पे शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। यह दलदली और मतलब यह दलदली होता है, जो कि वनाच्छादित प्रदेश होता है, जो कि काफ़ी वन पाया जाता है सारा कुछ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे नई जलोढ़ की मिट्टी खादर कहते हैं, वो भी पाया जाता है। और यह लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, इसमें घास के मैदान भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे ढाल के छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में मतलब उत्तराखंड में बुग्याल उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है या प्यार कहा जाता है, प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं जिसे कहा जाता है। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में मतलब क्या बोलते हैं, सिंधु नदी के तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भावर कहा जाता है, सिंधु के तीस्ता क्षेत्र को भावर कहा जाता है। और उसके साथ ही यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसका सही आंसर हो जाएगा तराई इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ चलते हैं, यह 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से नहीं गुजरती। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से नहीं गुजरती, जो कि किस महादेश से नहीं गुजरती है, जो कि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करिए। ऐसे हम बताते हैं आपको कि इसका एशिया निम्नलिखित में से किस महादेश से नहीं गुजरती। एशिया, मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरती है। मकर रेखा केवल 3 महादेश से गुजरती है, मकर रेखा 3 महादेश से गुजरती है। पहला हो गया मकर रेखा, पहला हो गया अफ्रीका, अफ्रीका हो गया। दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा ये हो गया। और तीसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा ये हो गया, तीसरा दक्षिण अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। तीसरा दक्षिण अमेरिका होता है, दक्षिण अमेरिका से मतलब ये गुजरती है। और एशिया से नहीं, कोई नहीं गुजरती, एशिया से नहीं गुजरती है। इसके साथ ही आगे चलते हैं, तो आगे आप देख पाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शास्तमकोटा झील किस नदी में है। शास्तमकोटा झील किस नदी में है, तो केरल में। किस राज्य में है, केरल में, सॉरी नदी बोल रहे थे वहाँ पे। शास्तमकोटा झील किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य में इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद 20 पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 20 में कालपो परियोजना अवस्थित है। कालपो परियोजना क्या बोलते हैं, कालपो परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं कहाँ अवस्थित है। उसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कालपो परियोजना कहाँ पे अवस्थित है, तो कालपो परियोजना यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं कालपो परियोजना मतलब ये जो कालपो परियोजना है, कालपो परियोजना कालपोंग नदी पर, कालपो परियोजना कालपोंग नदी पर, कलपोंग नदी पर मतलब कलपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। ये कलपोंग अंडमान निकोबार में अवस्थित है, यहाँ से आप याद रखिएगा। ये कलपोंग परियोजना कलपोंग नदी पर अंडमान निकोबार में अवस्थित है। और उसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा फसल पश्चिम विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता। कौन सा फसल पश्चिम विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्या बोलते हैं, मूंगफली इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ पे बता दें कि इसमें मतलब पश्चिम विक्षोभ से लाभान्वित केवल रबी फसल ही होता है। और इसमें ये बता दें कि चना इसमें रबी फसल में आ जाता है, चना मटर आलू रबी फसल, जबकि मूंगफली खरीफ फसल के उदाहरण है। मूंगफली है जो खरीफ फसल में आते हैं, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आप देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बरदा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। बरदा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो सॉरी यहाँ पे इसको ले लेते हैं। बरदा जनजाति किस राज्य में
निवास करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, गुजरात में बरदा जनजाति निवास करती है। गुजरात में क्या होता है, बरदा जनजाति निवास करती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर कर बताइए। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, मतलब फर्स्ट वीडियो है, तो आप सबको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का आइडिया, ट्रिक, और कैसा लगता है जो सारा कुछ, जो कि आज थोड़ी उतना ज़्यादा कुछ नहीं बताएं, लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे कि इससे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का, क्वेश्चन को और अच्छी तरह से बताने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए हमें कि कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं कि अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।